इनको खुदा याद नहीं है, इनको कब्र याद नहीं है। जब ये इक़्तिदार में आते हैं ना, ये अपनी कब्रें भूल जाते हैं। मैं इमरान खान के लिए बाज़ार क़यादत पे आके गोली खाने को तैयार हूँ। वो अगर आके ये कहे कि मैं सारी ज़िंदगी सिविलियन डेमोक्रेसी की बात करूँगा, कभी GHQ से बात नहीं करूँगा, आ जाए सामने। इमरान खान साहब अगर एक स्टेप बैक लेते हैं तो ज़ाहिर है वो अपनी पॉपुलैरिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। अगर फ़ौज एक स्टेप बैक लेती है तो वो अपनी ताकत पे कॉम्प्रोमाइज़ करेगी। व्हाट इज़ द वे आउट फ्रॉम इमरान खान जो कह रहा है वो फ़ौज से बात करेगा, वो ठीक टेक्निकली ठीक कह रहा है। वो ये थोड़ी कह रहा है कि आप चले जाएं। वो बोल रहा है सर मेरा कितना हिस्सा है ये बता दें मुझे। एस्टेब्लिशमेंट, जुडिशरी, मीडिया, पॉलिटिशियन ये खेल रहे थे ना, इन्होंने जो खेल खेलने थे खेल लिए। इन दोनों को एक कमरे में बिठा दो, 15 मिनट बाद अगर एग्री करके नहीं निकले मेरा नाम बदल देना। मेरा इमरान खान से एक पॉइंट ऑफ व्यू है, फौज से, दोनों से, कि भाई ये तो डिसाइड कर लो उसके बाद चौकीदार कौन होगा। मुझे एक नया आर्मी मॉनिटर्ड प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहिए। मोदी का बयान आपने पढ़ लिया था कि ये 2 वक्त की रोटी खा ले इनके लिए बहुत है। तो दलील तो आप हो गए ना, अब क्या और क्या दलील होंगे। हिम्मत तो करें ना, एक्सटेंड क्यों कर रहे हैं बार बार टैक्सेशन के लॉ को वज़ीरिस्तान में। जो ये ईरान से ऑयल आ रहा है या डॉलर की स्मगलिंग हो रही है, ये सब हो रहा है, ये किसकी जिम्मेदारी है गवर्नेंस का? बाजवा साहब का बंदा आया, उसने मुझे कहा कि जी आप ये 2 गाड़ी कमांडो की पकड़ें क्योंकि आपकी सिक्योरिटी रिस्क पर आ गई है, क्योंकि आपने पंगा ले लिया वज़ीरिस्तान में, ठीक है, स्मगलर्स के खिलाफ। आपके ख्याल में मियां नवाज शरीफ का स्पेन कितना है? अभी डील करें ना, इनका टेस्ट कराए ना साइकोलॉजिकल। आप बताएं इमरान खान का कितना है? आप उनके साथ थे ना। 10 मिनट से ज़्यादा, 15 मिनट से ज़्यादा नहीं है। उनके पास एक पावर है, वो पावर ये है कि अगर वो गवर्नमेंट में रहे तो जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट लेटर आएगा तो उस पर साइन करेंगे। वो हो सकता है भी साइन उन्होंने पहले ही कर दिया हो। पहले ही कर दिया। मैं एक केस के लिए गया सुप्रीम कोर्ट में, उससे पहले वहाँ पर डॉन लीग का केस लगा हुआ था। जो मैंने टोन देखी थी सुप्रीम कोर्ट की, उस टोन के बाद, उस टोन के ऊपर या तो फिरौन था या खुदा था बस। हेलो, वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। मैं हूँ रबिया ख़ान। मुख्तलिफ़ वक्तों में हमारे मुल्क के मुख्तलिफ़ जो हैं वो मसाइल रहे हैं, मुख्तलिफ़ बहरानों से गुज़रा है, चाहे वो माशी बहरान हो, चाहे वो दहशतगर्दी सिक्योरिटी सिचुएशन हो, चाहे वो सियासी बहरान हो। लेकिन ये वक्त इसलिए मुख्तलिफ़ है क्योंकि ये तमाम मसाइल अब एक साथ मिलकर इन्होंने हमारे मुल्क को जकड़ा हुआ है। महंगाई और बेरोज़गारी ने जो है वो एक आम आदमी की कमर तोड़ दी है। दहशतगर्दी सिक्योरिटी का इशू जो है वो इस कदर बढ़ गया है कि ख़दशा है कहीं हम 2008-9 की तरफ ना बढ़ रहे हों। और सियासी डेडलॉक तो ऐसा है कि अब जो एक्सपीरियंस्ड पुराने सियासतदान हैं वो भी कह रहे हैं कि हमने ये हालात जो है वो आज तक इस तरह के नहीं देखे। और उसके साथ साथ समाजी इशूज़, 2.5 करोड़ बच्चा इस वक्त आउट ऑफ स्कूल है, पॉपुलेशन इस तेज़ी से बढ़ रही है कि 2050 तक ये नंबर डबल हो सकता है, इनटॉलरेंस, जॉबलेसनेस, ये तमाम मसाइल हम रोज़ की बिना पर देख रहे हैं। इस पर बात करने के लिए जो मेरे गेस्ट हैं वो बड़े ही इंटरेस्टिंग हैं क्योंकि वो सिस्टम का हिस्सा रहे हैं और उन्होंने बहुत क्लोजली सिस्टम की जो अगलीनेस है, जो सिस्टम के फ्लॉज हैं वो देखे हैं। लेकिन आप जो हैं वो आज अपने सीट बेल्ट कस के बांध लें क्योंकि जब ये बात करते हैं तो काफ़ी धमाके करते हैं। आजकल जो है वो डिफरेंट पॉडकास्ट पे, चाहे डिफरेंट टीवी शोज़ पे, लेफ़्ट राइट एंड सेंटर ये जो है वो धमाके करते जा रहे हैं। लेट्स वेलकम एक्स FBR चेयरमैन शब्बर ज़ैदी साहब। वेलकम शब्बर साहब। शब्बर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं क्या बात है, आजकल जो है वो पॉडकास्ट में जाते हैं, शोज़ में जाते हैं, लेफ़्ट राइट एंड सेंटर हर जगह धमाके कर आ रहे हैं। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब यह बात आप जो कह रही हैं धमाके कर रहे हैं या कोई कर रहे, देखिए मैंने ये फ़ैसला किया है कि मैं अब कोई ऐसी बात नहीं करूँगा जो पाकिस्तान में एक आम ट्रेडिशन है कि वो मुनाफ़क़त की तरफ जाए। मतलब जो कुछ भी बात है, जो हकीकत है वो सामने रख दी जाए। मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं पाकिस्तान के को क़रीब से देखने के बाद कि पाकिस्तान में अगर आप कहती हैं कि करप्शन है तो फाइनेंशियल करप्शन पाकिस्तान की तबाही की वजह नहीं है। पाकिस्तान एक इंटेलेक्चुअल करप्शन और एक जहनी मुनाफ़क़त का शिकार है। तब आपने सोचा आप हर जगह जाके जो है वो हाईलाइट करेंगे जो रियल इश्यूज़ हैं, जो भी रियल इश्यूज़ हैं वो हाईलाइट करूँगा मैं। और
क्योंकि मेरी सारी ज़िंदगी फाइनेंस में गुजरी है, मेरा थोड़ा बहुत पॉलिटिकल बैकग्राउंड है और मैंने गवर्नमेंट को बहुत करीब से देखा है, तो जो एक्सपीरियंस मेरे पास है आई थिंक पाकिस्तान में शायद ही किसी के पास हो। और क्योंकि मैं किसी अब आइंदा ज़िंदगी में ख्वाह अल्लाह ताला बाकी बेहतर जानता है कि आगे क्या होगा, मुझे ज़ाती ज़िंदगी में अब किसी किस्म की सियासी इंतज़ामी पोस्ट की ख्वाहिश नहीं है। अगर कोई मुझे नहीं है? नहीं, अगर मुझे कोई ऑफ़र भी करे कि आज पहले भी हुई, मुझे सेनेटरशिप के लिए कहा गया, मुझे एक दफ़ा गवर्नरशिप के लिए कहा गया, मैं किसी किस्म की कोई पोस्ट लेना नहीं चाहता। अच्छा, तो मतलब सियासत में आने का कोई इरादा कोई नहीं है? इरादा वैसे नहीं। तो जब ऐसी बातें लोग ज़्यादा नहीं, आके कोई- कर रहे कोई- होते हैं तो कभी ऐसा कोई- लगता है कि वो मेरा- एंट्री मारने वाले मेरा कोई सियासत। इरादा नहीं है कभी भी। और मैं आपको पता है शायद आपने, मैंने अभी अपनी एक टेक्निकल किताब जो हमारे सब्जेक्ट की किताब है वो लिखी है तकरीबन 600 सफ़े की। मैं अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिख रहा हूँ। अच्छा। और मैं किताब लिख रहा हूँ, मगर मैं अब अपना सारा टाइम लगाना चाहता हूँ पाकिस्तान में चीज़ों को समझने के लिए, समझाने के लिए, लोगों को बताने के लिए, अपनी ज़ाती जो मैंने कुछ ज़िंदगी में किया है उसको रिकॉर्ड पे लाने के लिए। क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे पाकिस्तान में कभी किसी ने टैक्स के ऊपर प्रॉपर किताब नहीं लिखी थी, मैंने एक 600 सफ़े की किताब लिखी है टैक्स के ऊपर। तो ये मैं समझता हूँ कि एक इंसान आता है, जाता चला जाता है, तो जो उसकी यादगारें हैं वो किताबों की शक्ल में होनी चाहिए, या उसकी जैसे मेरे जो इंटरव्यूज़ हैं वो लोग आप देखिएगा कि ये बाद में लोग सुनेंगे कि क्या 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 एक आदमी ने क्या कहा था। अच्छा, मुझे ये बताएं ना, जो मैंने ये अभी अपने इंट्रो में एक दो चीज़ें बोली, उसमें मैं ये हाईलाइट करना चाहती हूँ कि ये वक्त इसलिए मुख्तलिफ है क्योंकि जहाँ भी हम बैठते हैं, बात करते हैं, ऐसा लगता है कोई भी ऐसा मसला अब नहीं बचा है जो इस वक्त हमारे मुल्क को घेरा हुआ ना हो। इकॉनमी, सिक्योरिटी सिचुएशन, जैसा कि मैंने कहा, सियासी हालात, एक डेडलॉक। तो कुछ लोग तो कह रहे हैं कि हम ऑलरेडी पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, कुछ को लगता है अगर इसी तरह चलते रहे तो बहुत जल्दी एक फेल्ड स्टेट बन जाएंगे। आप क्या समझते हैं? मेरी बात सुने, आपने कहा माशी, आपने कहा सिक्योरिटी, आपने कहा सियासी, और आपने कहा माशरती, समाजी। चार जी, हुए ना, चार। जी। मेरे ख्याल में सब एक ही है, एक ही प्रिज्म की मुख्तलिफ शक्लें हैं। ये सब इश्यूज़ अलग अलग नहीं हैं, ये सब इश्यूज़ अलग अलग नहीं हैं। मैंने 2012 या 13 में एक किताब लिखी थी, पाकिस्तान नॉट अ फेल्ड स्टेट। अच्छा, पाकिस्तान नॉट अ Not a failed state। पाकिस्तान में मैं वाहिद आदमी था इसलिए किताब लिखी थी। मैंने फिर 16 दिसंबर 2021 को एक तकरीर की थी हमदर्द यूनिवर्सिटी में, स्पीच की थी। उसमें मेरे अलावा सेकंड स्पीकर मिफ्ता इस्माइल साहब थे। अच्छा। और वो मैंने 3 बजे तकरीर की थी, और उस वक्त इमरान खान की गवर्नमेंट थी। ओके। और मैं इमरान खान के करीब रहा हूँ और आज भी उनकी पार्टी से क्लोज़ हूँ। तो उसमें मैंने कहा था कि पाकिस्तान एक बैंकरप्ट स्टेट है। ये 16 दिसंबर 2021 की बात है। तो जो इमरान खान की अपोजिशन मीडिया थी, स्पेशली जियो वालों ने उसको पूरी तरह चलाया, कोई उसके 50 फ्लैशबैक दिखाए मेरे, और पूरा पाकिस्तान इस बात पे हिल गया कि इमरान खान का एक करीबी आदमी ये कह रहा है इमरान खान की गवर्नमेंट में कि ये मुल्क दिवालिया है। यहाँ तक हुआ कि लोग मजाक में कहते थे, यार शब्बर साहब का पता नहीं क्या दिमाग ख़राब हो गया, वो कह रहे हैं पाकिस्तान दिवालिया है। तो मैंने कहता था कि या तो ये जाहिल है या ये मुनाफिक है, इनको एक और एक दो समझ नहीं आ रहा, और ये मुल्क दिवालिया है, था नहीं है। और फिर आपने देखा कि वो अब हर बंदा कहता है, कोई कहता है मैंने दिवालिया होने से बचा लिया, कोई कहता है मैंने दिवालिया कर दिया। तो ये बेसिकली मुनाफिकों का मुल्क है। ये मुनाफिक हमारे मैं आपका ताल्लुक मीडिया से है। मीडिया के बारे में मेरा व्यू है कि ये बड़े कमज़ोर से लोग हैं बेचारे, फाइनेंशियली बड़े कमज़ोर हैं। इनके पीछे कुछ नहीं, नौकरियां चाहिए इन बेचारों को, तो इनकी बेचारों की जो रोज़गार चल रहा है तो ये जो कहता है वो कह देते हैं आगे। इनकी कोई ज़ाती हैसियत नहीं है। जर्नलिज़म इस मुल्क में ख़त्म हो चुकी है। तो बाकी तो ये सब तो अच्छा। अब जो और फिर उसके बाद आपने मेरे कुछ पॉडकास्ट रफ्तार में सुने होंगे मैंने किए फैसल के साथ, और अगर आप उनका खुलासा
समझना चाहें तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि बुनियादी नज़रिया जिसके तहत ये मुल्क बनाया गया था वो फ्लॉट था, फ्लॉट था, वो गलत था। और क्योंकि उसकी बुनियाद ये है कि मैं ज़ाती तौर पर निहायत ख़िलाफ़ हूँ मज़हब की किसी किस्म की प्रमोशन के। मैं मज़हब को टोटली सियासत से अलग रखना चाहता हूँ। जहाँ भी आइन में इस्लाम का नाम लिखा है मैं चाहता हूँ उसको वहाँ से डिलीट किया जाए। ये मेरा बुनियादी फ़लसफ़ा है। और मैं समझता हूँ कि जो आप आज ये सारी जो आपने कहा कि मईशत, सिक्योरिटी, लॉ, पॉलिटिक्स और ये दहशतगर्दी, ये सब ये उसी बीज की पैदावार है जो आपने 1947 में मज़हब के नाम पे बोया था। जब तक आप अपनी बुनियादी सवालों का जवाब, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, इन सवालों का जवाब नहीं देंगे और हम लोगों को ऐसे ही चिड़िया बनाते रहेंगे, उधर गोल गोल बातें करके उसके इधर उधर करते यूं घूम रहे हैं। आप इस गिलास के यूं घूम रहे हैं, इस गिलास के अंदर पानी है या नहीं, ये बात कोई नहीं कर रहा। ये गिलास पानी से खाली हो चुका है और पानी से खाली हमने खुद किया है, ये किसी दूसरे ने नहीं किया है। इसीलिए मैं पूछना चाह रही हूँ कि ठीक है, अब ये 75 साल तो गुजर गए, जो भी खराबी हुई, जो भी सब कुछ हुआ, अब हम उसका जो है वो रिज़ल्ट भुगत रहे हैं। लेकिन क्या ये मुल्क आपने इतना करीब से देखा है, क्या ये गवर्नेबल है भी? जो इसके फ्लॉज हैं? नहीं, गवर्नेबल नहीं है। क्यों लगता है आपको गवर्नेबल नहीं है? देखिए, मुझे गवर्नेबल इसलिए नहीं है कि आपने जो मुख्तलिफ इदारे हैं इस मुल्क में, उनकी बैलेंस ऑफ पावर जो है वो अनइक्वल कर दी है। एस्टेब्लिशमेंट की पावर उनकी ज़रूरत से ज़्यादा है, पॉलिटिशियन की नलायकी उनकी ज़रूरत से ज़्यादा है, इकोनॉमिस्ट की मुनाफकत उनकी ज़ाती ज़िंदगी पे प्रिवेल कर गई है। एस्टेब्लिशमेंट की पोजीशन पाकिस्तान में अपनी ज़रूरत से ज़्यादा है, पॉलिटिशियन की नलायकी अपनी ज़रूरत से ज़्यादा है, इकोनॉमिस्ट की मुनाफकत अपने मुल्क, उनकी जो मुनाफकत है वो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा है, बिजनेसमैन का भत्तागिरी अपनी ज़रूरत से ज़्यादा है, आम आदमी की जिसे आप कहते हैं ना, आप उसे ये कह लें कि उनका जो नॉन एक्टिविज्म है वो किसी चीज़ को रिएक्ट नहीं करते, मतलब वो बिल्कुल, हाँ बिल्कुल रिएक्ट नहीं, उनको मारते जाओ फर्क नहीं, वो भी ज़रूरत से ज़्यादा है। मजहब का प्रमोशन ज़रूरत से ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ें जो ज़रूरत से ज़्यादा, so there's no balance, आप कह रहे हैं ये बैलेंस नहीं। जब ये सारी चीज़ें बैलेंस नहीं है तो कभी कोई चीज़ गवर्न नहीं हो सकती। तो ये जो बंदा, एक साहब ने किताब लिखी गवर्निंग द अनगवर्नेबल, वो उसका टाइटल ही गलत है। गवर्नेबल लोग अनगवर्नेबल नहीं है, आपका मेथड ऑफ गवर्नेंस गलत है। आप आज मैं हूं ना, मैं शायद वाहिद आदमी हूं जो ये कहता हूं कि कश्मीर अब इशू नहीं है। 75 साल तक आप उस कौम को कश्मीर 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 कहते रहे ना, तो वो जो पैसे कश्मीर पे लग गए वो कौन बर्दाश्त करेगा? आज शायद कारगिल की 25 साल सालगिरह है, कारगिल की। उसको किसी ने पूछा कि कारगिल क्यों हुआ था? अभी 4-5 दिन पहले वजीरिस्तान में एक लड़कियों का स्कूल उड़ा दिया गया बम ब्लास्ट से, मैंने उसके ऊपर ट्वीट किया था। ठीक है, पूरे पाकिस्तान क्यों खामोश है? आपने किसी ने कोई प्रोग्राम किया कि वजीरिस्तान में लड़कियों का स्कूल उड़ा दिया गया, इस पर किसी आदमी ने कोई एक मुझे दिखा दें, कोई एक पाकिस्तानी मीडिया का कोई ट्वीट है, कोई प्रोग्राम है, किसी ने बात की? किससे डर रहे हो आप? तो आपको लगता है क्यों जर्नलिस्ट जो हैं वो इस पे आवाज़ नहीं उठाते? यू थिंक कि स्पेस नहीं है, डरते हैं, या इंटरेस्ट नहीं है, या हमारे दूसरे मसाइल इतने बड़े हैं कि हम उन्हीं में घिरे हुए हैं? आपकी इकोनॉमिक्स बड़ी कमज़ोर है।
आप जर्नलिज्म पैशन के लिए नहीं कर रहे, पैसे के लिए कर रहे हो। आपकी नौकरी है, तो नौकरी समझ के कर रहे हैं। नौकरी है ना आपकी। जर्नलिज्म पैशन होता है, जर्नलिज्म नौकरी नहीं होती। आपके घर का किचन कैसे चलेगा अगर आप झूठ नहीं बोलोगे? तो मैं आपकी बात नहीं कर रहा। आपके घर का किचन कैसे चलेगा अगर आप झूठ नहीं बोलोगे? आप में से कोई आदमी शाम को प्रेस क्लब जाके नहीं बैठता ना, बैठता है। अब आ जाए पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियंस जो हैं वो सारे गेट नंबर 4 की पैदावार हैं। वो गेट नंबर, शेख रशीद साहब हैं, क्यों खामोश है? पीटीआई के लिए जलसे क्यों नहीं करते? क्यों नहीं कर रहे? बताए ना आप क्यों नहीं करते। हमें पता, सबको पता है कहां से आए थे और कहां चले गए वापस। तो आप लिस्ट बना ले, ABCDEFGH। अच्छा, बड़े बड़े भी गेट नंबर 4 की पैदावार है, जैसे कि जुल्फ़िकार भुट्टो, नवाज शरीफ, इमरान खान, सब गेट नंबर 4 की पैदावार है। कौन गेट नंबर 4 की पैदावार नहीं है? बता दे मुझे। जो गेट नंबर 4 की पैदावार नहीं थे, हसन नासिर, ये एजाज नज़ीर मर गए, कैद खानों में मर गए। जो गेट नंबर 4 की पैदावार नहीं थे वो कहाँ है आज? कोई गेट नंबर 4 वाला आज तक मरा है? ये सब गेट नंबर 4 की। अच्छा, गेट नंबर 4 से आते हैं, फिर जब आज़ाद होने की कोशिश करते हैं तो फिर बेचारे शहीद हो जाते हैं। कुछ शहीद हो जाते हैं, कुछ लंदन चले जाते हैं, कुछ अडियाला चले जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। ये क्या खेल है? ये क्या खेल है? आज 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 इमरान खान साहब क्या सिविलियन डेमोक्रेसी की बरतरी की बात कर रहे हैं? और मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, मैं इमरान खान का साथी हूँ, आज भी साथी हूँ। क्या इमरान खान ये आज बयान देने को तैयार हैं कि आइंदा कोई रोल आर्मी का सियासत में नहीं होगा? है, आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, वो तो बात ही जो है वो फौज से करना चाहते हैं। फिर तो फिर नहीं चले फौज से करना चाहते हैं। ये चले फौज से ये करना चाहते हैं ना बात कि आइंदा फौज नहीं आएगी। ये कहने को तैयार है उनको? क्या फौज को ये कहने को तैयार है कि आइंदा फौज नहीं आएगी? ये बताए ना मुझे। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ ना कि ये किस, आप कौन सी स्टेट की बात कर रही है? मैं आपको ऑर्गन टू ऑर्गन डिस्कस कर रहा था। मेरे साथ पहले मैंने आपको मीडिया समझा दिया, फिर मैंने आपको सियासतदान समझा। अच्छा, लेकिन मैं सियासतदानों में मेरा आपसे एक सवाल है ना, मुझे बताएं, अब जो सिस्टम है वो तो है और चल रहा है। एक सेकंड, मैं ज़रूर आपसे इस पे बात करूंगी कि किस इदारे का कितना रोल है और कितना होना चाहिए, या एस्टैब्लिशमेंट का जो मदाखलत है। लेकिन मुझे ये बताएं, जो सियासतदान है इस वक्त, क्या उनमें वो कॉम्पिटेंस और हमारे अंदर वो स्किल है भी कि हम इस मुल्क को चला सकें? ये मैं कॉम्पिटेंस और स्किल की बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे तो उसका भी बहुत बड़ा बहरान नज़र आ रहा है। दो चीज़ें, एक प्रोडक्ट गलत बनी हुई है, आपने रियलाइज कर लिया कि ये गाड़ी जो है ये चल नहीं सकती। ईस्ट पाकिस्तान होने के बाद उसकी गाड़ी 4 पहिए में से 2 पहिए रह गए, वो गाड़ी साइकिल बन गई। अब वो साइकिल भी चलाना मुश्किल है, मगर सबसे पहले ये डिसाइड करें कि वो साइकिल भी गलत बनी हुई है। आप चलाने की बात कर रही है ना, पहले साइकिल को सही तो करें। आज साइकिल गलत बनी हुई है। साइकिल में एक पहिया जो है पंजाब, वो 55% ऑफ दी सीटें हैं, बाकी सब मिला के उससे कम है। ये साइकिल चल ही नहीं सकती। आप बात करें ना कि जी कोई बड़ा अच्छा कॉम्पिटेंट किस्म का प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा, ये सब बकवास, ये बकवास है। पहले साइकिल को सही तो करें। पहले इस्लामाबाद के कैपिटल को वापस मूव करें कराची, इस्लामाबाद को बंद करें, बंद कर दें। और इस्लामाबाद में जो असेंबली और सेनेट है उसके ऊपर जो आपने लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, उसको निकाल के कहीं मस्जिद पे लगाएं। हम यहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह को इम्प्लीमेंट करने के लिए नहीं बैठे। हम एक गुनहगार किस्म के लोग हैं जो वहाँ पर बैठे हुए हैं। ये क्यों लगाया हुआ है? पहले लगा हुआ था। ये क्या डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं आप? और इस्लामाबाद को क्लोज कर दें, इस्लामाबाद को बंद कर दें, और फिर उससे क्या होगा? सही हो जाएगा मुल्क। इसलिए कि जब मैं भी इस्लामाबाद से हो गया, जब मैं इस्लामाबाद में ऑफिस जाता था, प्राइम मिनिस्टर हाउस में रहता था, इस्लामाबाद से निकला, हरी हरी गाड़ी में पहुंच गया, दफ्तर वापस आ गया। मुझे क्या पता कि कौन सी ट्रैफिक होती है, कहाँ पे पब्लिक होती है, कहाँ पे गड़ा होता है, कहाँ पे आवाम की प्रॉब्लम है, मुझे क्या पता? प्राइम मिनिस्टर को क्या पता? तो मतलब वहाँ एक डिस्कनेक्ट हो जाता है। डिस्कनेक्ट है, वो गलत से बना हुआ है, तो गलत, कोई लॉजिक ही नहीं है।
लोकेशन वाइज भी लॉजिक नहीं है, हर लिहाज से लॉजिक नहीं है। आज स्टॉक एक्सचेंज कराची में है, उसका रेगुलेटर इस्लामाबाद बैठा, उसको ना अलिफ आती ना बे आती स्टॉक मार्केट की, पता है उनको? क्या एक आदमी जहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज है ही नहीं, क्या वहाँ स्टॉक होना चाहिए? क्या ओगरा रेपरा ये सब इस्लामाबाद में होना चाहिए? खत्म करें इसको, बंद करते, खत्म करो, लाहौर करते, चले जी कराची अच्छा नहीं लगता तो। द इस्लामाबाद इज नॉट वर्केबल, एंड सेकेंडली इस्लामाबाद इज नॉट वर्केबल बिकॉज इट्स टू क्लोज टू पिंडी। मतलब दुनिया में कौन सी कंट्री है जहाँ पर दो अलग अलग सिटी है, आर्मी हेडक्वार्टर और कैपिटल? इंडिया की आर्मी का हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली। दिल्ली। तो पिंडी अलग क्यों है? तो जहाँ कैपिटल हो वहीं जो है वो हेडक्वार्टर हो, वहीं एक घर होना चाहिए उनका। तो पहले आप ये फैसला कर लें कि इंडिया से जंग करनी है, पहले ही फैसला ये तो करें ना। पहले सारी आपने फौज बनाई थी इंडिया से लड़ने के लिए, अब वो लड़ रही है अफगानिस्तान में। आप तो इस हक में है कि इंडिया से दोस्ती कर लेनी चाहिए। 100% हक में नहीं, बिल्कुल 100% हक में नहीं। मैं वन ऑफ द बिगेस्ट सपोर्टर हूँ उसका कि इंडिया से दोस्ती कर जी। लें। तो किसकी विल नहीं है दोस्ती क्या? करने की? अब तो आपको मोदी का बयान आने पड़ लिया था कि ये 2 वक्त की रोटी खा ले, इनके लिए ये बहुत है। अब बात तो सही खैर की थी उसने, सिचुएशन बात तो तो अलग सही ही की है। थी। उन्होंने कहा जी उन्होंने अपना घर अलग कर लिया, अब वो 2 वक्त की रोटी खा ले बहुत है। तो दलील तो आप हो गए ना, अब क्या और क्या दलील होंगे, और क्या दलील होंगे? अब हमारा यही रह गया कि हमने क्रिकेट मैच में हरा दिया तो हम जीत गए, हमने बास्केटबॉल में हरा दिया तो हम जीत गए। वो भी नहीं हराते हम वैसे नहीं, तो। वो भी दफा करें ना उसको भी। वो भी हरा दिया। किसी बंदे ने कोई अदाकारा से शादी कर ली, हम जीत गए। ये इससे ज्यादा हमारी औकात क्या है? क्या औकात है हमारी इससे ज्यादा? सबसे गंदा पासपोर्ट है, सबसे ज़्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, सबसे ज़्यादा करप्शन हो रही है। कल रात बुकटी होंगे, 2 ट्राइब लड़ गए डिफेंस फेज 6 में। कौन से मुल्क में ऐसा होता है? कौन से मुल्क में ऐसा होता है कि आम लोग फिर रहे हैं और आपस में जंग कर रहे हैं शहरों के अंदर? ऐसा कहीं होता है? ये फायरिंग इंसिडेंट मैंने सुना कल रात को ये हुआ था। बुकटियों की 2 भाइयों की लड़ाई हुई, अच्छा, खुलेआम वॉर हो रही है। क्यों? कराची ऐसे कभी बड़ी शर्म होता है? डिफेंस में? डिफेंस में मेरे घर के करीब ही है। हाँ, अच्छा। तो मैं ये कह रहा हूँ इस रियासत के मुख्तलिफ जो ऑर्गन्स हैं ना वो टूट चुके हैं। अच्छा आगे चलें। अब आज की बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है कि जी चीफ जस्टिस साहब ने कमेंट किया कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर लिखने में एक जज साहब ने 223 दिन लगाए और वो कहते हैं जल्द इंसाफ मिलना चाहिए। तो ये क्या मजाक चल रहा है? मैं तो अभी भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो टीवी पे हेयरिंग आ रही है ना इसको ख़त्म कर दें। खत्म कर दें? जी। वजह? उससे जो चीज़ें हैं दुनिया में कहीं नहीं होती। अमेरिका में तस्वीर भी नहीं हो सकती, पता है आपको? नहीं, लाइव हेयरिंग तो होती है। सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो एडमिनिस्ट्रेटिव होती है। अमेरिका में तो आप कोर्ट के अंदर कैमरा नहीं ले सकते, इंग्लैंड में नहीं ले सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आपको क्यों लगता है ख़त्म हो जानी चाहिए? ये बेकार की बातें हैं सब। क्या फ़ायदा हो रहा है इससे? क्या फ़ायदा हुआ? पब्लिक ने क्या देखा? पब्लिक ने ये देखा एक जज आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे का लोग तो बड़ी वाह कर रहे हैं इस स्टेप पे कि भाई आप लाइव हेयरिंग जो है वो दिखा रहे हैं, बड़ी ट्रांसपेरेंसी आ रही है इससे और लोगों को पता चल रहा है, आवाम को, कि क्या हो रहा है कोर्ट के अंदर। स्टेज ड्रामा क्या होता है? चलिए इनसे कहें फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगा दें कैमरे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कैमरा लगाए ना, फिर पता लगेगा कि जुडिशरी किसे कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में लगाइए ना। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कराची में 4 कैमरे लगा दें, फिर देखें सुबह क्या होता है, शाम सुबह क्या होता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 4 कैमरे लगा दें और चलाएं कराची में लाइव उसकी। शेखुपुरे की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगा दें, फिर मुझे बताएं कि क्या होता है। ये बेकार की बातें हैं, सब बकवास है। ये बिला वजह लोगों को ये लाल बत्ती दिखाने वाली बात है। कौम 5 घंटे बैठी हुई देख रही है सुप्रीम कोर्ट के जजों को। क्या हो गया यार? कौन से मुल्क में होता है सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग को लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है? अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको लगता है ये जो हम बात करते हैं फ़ौज की मदाखलत जो है वो नहीं होनी चाहिए सियासत में, दे शुड टेक अ स्टेप बैक। फ़ौज एक बेशक बड़ा ही ताकतवर इदारा है, अगर ये एक स्टेप बैक लेंगे या ये मदाखलत जो है या अपनी ताकत पे किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, कंसीड करेंगे, तो इनके इतने बड़े कमर्शियल इंटरेस्ट भी तो हैं मुल्क में, तो ये क्यों करेंगे? ये तो फीजिबल ही नहीं है ना। पाकिस्तान और फौज एक ही सिक्के के 2 नाम है। ये आप कह रही है ना कि पाकिस्तान ने फौज की मुदाखलत, ये लफ्ज़ गलत है।
ये लफ्ज गलत है। सियासत में नहीं मदाखलत, नहीं, हाँ। नहीं आप बात समझी नहीं। पाकिस्तान में सियासत और फौज की मदाखलत, ये लफ्ज ही गलत है। पाकिस्तान में सियासत और फौज एक ही लफ्ज का नाम है। पाकिस्तान में सियासत और फौज एक ही लफ्ज के, एक ही क्वाइन के दो हिस्से हैं। पाकिस्तान में सेकंड गवर्नर जनरल का नाम था मलिक गुलाम मोहम्मद। ना वो सियासी आदमी थे, ना वो उन्होंने कभी कोई इलेक्शन लड़ा था। वो किस खाते में वजीर गवर्नर जनरल थे? पाकिस्तान में वजीर आजम थे चौधरी मोहम्मद अली साहब। ना कभी उन्होंने कोई इलेक्शन लड़ा था, ना वो किसी सियासी पार्टी में थे। वो किस खाते में प्राइम मिनिस्टर थे? पाकिस्तान में गवर्नर जनरल तीसरे थे इस्कंदर मिर्ज़ा। वो किस खाते में गवर्नर जनरल थे? तो तुम लोग किस खाने में बैठे हो कि जी आसिफ मुनीर साहब गलत हैं या रागी शरीफ साहब गलत हैं? ये अलग भाई, ये मिलिट्री और सियासत एक ही सिक्के के दो नाम हैं। ये एक ही सिक्के के दो नाम हैं। कभी वो इसको थोड़ा सा यूं कर लेते हैं, कभी थोड़ा सा यूं कर लेते हैं, बस इससे ज़्यादा क्या फ़र्क है? तो इमरान खान जो कह रहा है वो फौज से बात करेगा, वो ठीक टेक्निकली ठीक कह रहा है कि वो तफो पूछ रहा है कि भाई ये आपके पास पूरा केक है ना, इसमें मेरा कितना हिस्सा है? वो ये थोड़ी कह रहा है कि आप चले जाएं। वो बोल रहा है सर मेरा कितना हिस्सा है ये बता दें मुझे। उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? उनका पॉइंट ऑफ व्यू है ये है कि आप हर वक्त हर दफ़ा 10-15 साल के बाद मुल्क को वहाँ लाके खड़ा कर देते हो जहाँ ये इकोनॉमिकली और सिक्योरिटी वाइज क्लैप्स हो जाता है, फिर हमें आना पड़ता है। ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो कहते हैं अगर आज हमें निकाल दो आर्गुमेंट से, तो आप लोग एक दूसरे को कुत्तों की तरह लड़के मार दोगे और कौम अवाम में सिविल वॉर हो जाएगी। ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। गलत या सही? गलत या सही? उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हम इस पूरी स्ट्रक्चर की बाइंडिंग फोर्स हैं। अच्छा, अब मगर ये सारी बातें जो मैं कर रहा हूँ ना, अब ये सारी बातों का टाइम गुजर गया। हुण दाने मुक गए, अब सबके दाने मुक गए। सब पीछे होके बैठे हुए हैं कि यार हमारे बस का काम नहीं है। ठीक है, अब इन सबको ये अंदाज़ा हो गया कि ये सारा खेल एस्टेब्लिशमेंट, जुडिशरी, मीडिया, पॉलिटिशियन, जुडिशरी, ये खेल रहे थे ना, इन्होंने जो खेल खेलने थे खेल लिए, बट कंट्री बैठ गया। ठीक है, अब ये कंट्री सही हो जाएगा। अब सही हो जाएगा, इसलिए सही हो जाएगा कि ये सब अब ये इनको अंदाजा हो गया कि साढ़े बजदी गल नहीं है। शहबाज शरीफ साहब को अच्छी तरह अंदाजा हो गया कि क्या कैसे गवर्नमेंट किस तरह चलती है। मुझे ये बताएं तो फिर क्या, मैं आपसे थोड़ा सियासी जो है वो भी पूछना चाहूँगी, क्या वे आउट होगा? इमरान खान साहब जो हैं वो एक डेडलॉक जो नज़र आ रहा है, इमरान खान साहब अगर एक स्टेप बैक लेते हैं तो ज़ाहिर है वो अपनी पॉपुलैरिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। अगर फ़ौज एक स्टेप बैक लेती है तो वो अपनी ताकत पे कॉम्प्रोमाइज़ करेगी। व्हाट इज़ द वे आउट फ्रॉम हियर? आपको कैसे लगता है कि यहाँ से आगे बढ़ेंगे? ये दोनों बातें जो आपने की ना, ये आपके शाम के टीवी प्रोग्राम चलाने की बुनियाद है। ये आप शाम को टीवी प्रोग्राम करते हैं ना, तो ये आप सारा दिन इसी पे बात करते रहते बस, और ये कह के दोनों को ख़राब कर रहे हैं। तो आपके ख्याल में डेडलॉक नहीं है? सुनो ना बात, ये जो बात आप कर रहे हो ना, ये जो आपने बात की कि इमरान खान बैकग्राउंड करेंगे तो उनकी पॉपुलरिटी ख़राब हो जाएगी, आसिफ मुनीर साहब बैकडाउन करेंगे तो ताकत ख़राब हो जाएगी। इस बात के ऊपर पूरा मीडिया और पाकिस्तान चल रहा है। यही है ना इस वक्त डिबेट तो यही है। और कोई टॉपिक है? कोई और टॉपिक है इस वक्त पाकिस्तान नहीं, के पास? बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अच्छा, ये दोनों बातें गलत है। मैंने एक टीवी प्रोग्राम में, रफ्तार की प्रोग्राम में भी कहा था पिछली दफ़ा, इन दोनों को एक कमरे में बिठा दो, विदाउट एनी माइक्रोफोन, विदाउट एनी फिल्म, विदाउट एनी टेलीफोन। 15 मिनट बाद अगर एग्री करके नहीं निकले, मेरा नाम बदल देना। ये जो आसपास बिरासी बैठे हैं दोनों के, ये जो आसपास बिरासी है ना, ये नहीं चाहते कि रिकन्सिलेशन हो। भुट्टो साहब के साथ भी यही हुआ था। भुट्टो साहब की पूरी पार्टी भुट्टो साहब के खिलाफ हो गई थी। अगर आप याद करें तो सिवाय फैमिली के हर बंदे ने भुट्टो को डिसोन कर दिया था।
याद है कौसर न्याजी, अब्दुल्ला मुस्तफ़ा जतोई, मुमताज़ अली भुट्टो, हफीज़ पीरज़ादा, मुस्तफ़ा खर, ठीक है, और बाद में भुट्टो साहब फांसी लग गए। यही यहाँ पे हो जाएगा अगर आपने ये बोंगियाँ मारते रहे। दोनों को आप बैठें, 1 to 1 बात करें और ये मिरासियों को निकालें दरमियान से। ये जो मिरासी आसपास आपने पाले हुए ना, ये जो आपके पास सुबह शाम आके, उनके पास भी 3-4 मिरासी है, इनके पास भी 5-3-4 मिरासी, वो आके इनको कहते हैं सर आप क्या बात कर रहे हैं, सर आप तो गिर जाएंगे अगर आपने ये किया। उनको कहते हैं सर आप गिर जाएंगे। वो इन मिरासियों को निकाल दे, ठीक हो जाएगा मसला। तो आप कह रहे हैं इमरान खान के गलत एडवाइजर्स हैं दोनों के। शहबाज शरीफ साहब उनको गलत एडवाइस कर रहे हैं, अता तारड़ टाइप और ये राना सनाउल्लाह और ये सारे इनको गलत एडवाइस कर रहे हैं। ये कोई रास्ता नहीं है, दुनिया में कोई रास्ता ऐसा नहीं होता। कौन, ये इमरान खान साहब के साथ जो ये नए लोग हैं उनकी आप बात कर रहे हैं, या जो ओल्ड उनकी पार्टी के लोग हैं? मेरा अपना, मैं इमरान खान को जितना जानता हूँ, मेरा जाती हुआ है, इस वक्त वो किसी की बात पर रिलाई नहीं कर रहा। एंड ही इज अवॉइडिंग एवरीवन, टेक्निकली स्पीकिंग ही इज अवॉइडिंग एवरीवन। वो किसी से बात नहीं कर रहा, राइटली नहीं कर रहा। उसे ये नहीं पता कि ये आदमी कल को कहाँ जाएगा। मुझे बताया ना, शेर अब्दुल बलवत साहब कहाँ गए? कहाँ गए? मुझे आपसे पूछ रहा हूँ मैं, कहाँ है आजकल? मुझे तो नहीं पता कहाँ है आजकल। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, कहीं नजर नहीं आ रहे फिलहाल। तो क्यों उनको साइडलाइन कर दिया? यही तो पूछ रहा हूँ आपसे, यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि देखिए ऐसे, देखिए मेरी बात सुनो, ये तो फैमिलीज में भी होता है कि आपको ये नहीं पता होता कि कौन मेरे साथ कहाँ तक सिंसियर है। तो आपका मतलब है कि अगर ये रॉन्ग एडवाइजर्स ना हो तो कोई मसला ही नहीं है फौज और इमरान खान के बीच में? कोई मसला नहीं। मगर मेरा इमरान खान से पॉइंट ऑफ व्यू है, फौज से, दोनों से, कि भाई ये तो डिसाइड कर लो उसके बाद चौकीदार कौन होगा। मुझे एक नया आर्मी मॉनिटर्ड प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहिए। अगर ये रिपीट करना है तो फायदा क्या है? 2 फैसले कर लो ना। तो क्या सिस्टम होगा फिर? नहीं, रिपीट करना है। और आज ये कह रही हो कि इमरान खान को बाजवा साहब लाएंगे, या फैज हमीद साहब लाएंगे, शुजा पाशा लाएंगे, ये कह रही हो? ये कह रही हो तुम ये कह रही हो कि आसिम अली साहब जब रिटायर हो जाएंगे, नया जनरल आएगा, वो इमरान खान का दोस्त होगा, पाकिस्तान सही हो जाएगा, ये कह रही हो? तुम यही कह रहे हो ना मुझे? तो ये इसका मतलब ये हुआ कि 25 करोड़ आदमी की जो किस्मत है वो एक आदमी के जाने या आने से सची हो जाएगी, ये कह रहे? तो ऐसे ही चलता आया है मुल्क, नहीं चलता आया? मुल्क कहाँ चला? नहीं चलता आया, आपने कहा ना चलता आया है, तो जभी तो नहीं चला। जब आपने ये किया जभी तो ये आज हाल है। जो आपने मुझसे पहले सवाल किए थे कि क्या, तो मैं ये जो आप कह रहे चलता आया है, यही तो उसी की वजह से तो आज ये हाल है। अब ये तुम ये चाहती हो कि इसको आगे ऐसे चला दें? एक तो बात आपने तो अभी खुद थोड़ी देर पहले कहा कि सियासत और फौज तो अलग है ही नहीं, ये तो एक ही वो है। तो उससे पहले मैंने आपको ये भी कहा कि इमरान खान के पास टर्निंग पॉइंट है, वो आज डिसाइड करे कि वो सिविलियन सुपरमेसी चाहता है या नहीं चाहता, बता देना। मैं इमरान खान के लिए बाज़ार कायदान पे आके गोली खाने को तैयार हूँ। वो अगर आके ये कहे कि मैं सारी ज़िंदगी सिविलियन डेमोक्रेसी की बात करूँगा, कभी GHQ से बात नहीं करूँगा, आ जाए सामने, तैयार है कि जब मैं पावर में आ जाऊँगा कोई कभी किसी किस्म की इंटरफेरेंस नहीं होगी आर्मी के साथ। कहने आपने ऐसा को बयान सुना है इमरान खान का? नहीं, मैंने तो नहीं सुना। फिर और आपको लगता है कि आप जब आएंगे बाहर तो कुछ सबक हासिल किया होगा या कुछ नहीं? आपको लगता है वैसे ही होंगे? कोई चेंज सबक कैसे हासिल करेंगे जब आपका जो ये जो बना है, ये एक बना ही 4G के सिस्टम पर है। ये 4G से 6G कैसे हो जाएगा? ये बना ही 4G पर है। ये तो इसका मॉडल ही 4G है, ये 6G कैसे हो जाएगा? या तो उसको दोबारा लेबोरेटरी में डालो और 6G बनवाओ इसको। तो इमरान खान के मॉडल में ही जो है वो, इमरान खान के मॉडल में नहीं, जितने भी बैठे हैं सबके मॉडल में यही है, सबके मॉडल में यही है। अच्छा मुझे ये बताएं ना, मैं अभी ये बयान सुन रही थी, DG ISPR ने ये बयान दिया, ये बढ़ती हुई दहशतगर्दी जो है जिस पे परेशान है। एक सेकंड, ये एक ज़रूरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि दहशतगर्दी जो है बढ़ती हुई, उसका ताल्लुक जो है वो जो हमारा गवर्नेंस का हाल है उससे है। उन्होंने कहा ये नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ जो होती हैं, ये बेनामी प्लॉट्स जो होते हैं, ये दहशतगर्द यूज़ करते हैं, अपने मफाद के लिए यूज़ करते हैं। तो मुझे बताएं कि ये जो गवर्नेंस का हाल है, जब वो ये बात कर रहे हैं
तो ये किसकी जिम्मेदारी है कि ये जो ट्रेड होता है, स्मगलिंग होती है, जो ये ईरान से ऑयल आ रहा है या डॉलर की स्मगलिंग हो रही है, ये सब हो रहा है, ये किसकी जिम्मेदारी है? कौन ये जब वो कहते हैं गवर्नेंस का ये हाल है, ये किसकी जिम्मेदारी है गवर्नेंस करना? जब आपके माशी फैसले आपकी सियासी मजबूरियों के तहत होंगे तो फिर यही होगा। मैं आपको इसकी मिसेस को वाजे कर देता हूँ। आपके ट्राइबल एरिया की आबादी 80 लाख है, वहाँ कोई रोज़गार नहीं है, ठीक है। वहाँ हर किस्म का 2 नंबर रोज़गार है। हीरोइन का काम वो करते हैं, जाली करेंसी का काम वो करते हैं, जाली दवाएं वो बनाते हैं, जाली स्टील का काम वो करते हैं, कुकिंग ऑयल का काम वो करते हैं, दुनिया का हर 2 नंबर काम वो करते हैं, ठीक है। मैं चेयरमैन FBR था, मैंने वहाँ एक्शन ले लिया, ठीक है। तो पहली बात तो मुझे उन्होंने कहा, बाजवा साहब ने, कि मुझे बाजवा साहब का बंदा आया, उसने मुझे कहा कि जी आप ये 2 गाड़ी कमांडो की पकड़ें क्योंकि आपकी सिक्योरिटी रिस्क पर आ गई है, क्योंकि आपने पंगा ले लिया वज़ीरिस्तान में, ठीक है, स्मगलर्स के खिलाफ, ठीक है। दूसरा, मुझे इमरान खान साहब ने कहा कि देखो ये PTM वाले जो हैं, ये जो क्या नाम है उस बंदे का, क्या नाम है वो, जो PTM का नहीं है, दावड़, क्या नाम है, मोहसिन दावड़, और दूसरा एक और, 2 उन्होंने कहा साहब ये इसको एक्सप्लाइट करेंगे, तुम सारे एक्शन वापस ले लो। अब ट्राइबल एरिया वाले, अच्छा हाल ये है कि ये पेशावर है और 2 कदम पे ये जमरूद है। ये ट्राइबल एरिया है, ये रेगुलर एरिया है। ये मालाकंड है, ये ट्राइबल एरिया है। यहाँ पे ड्यूटी है 16.5%, यहाँ पे मजाक चल रहा है, यहाँ पे ड्यूटी है, यहाँ मजाक चल रहा है। ये मजाक नहीं चल सकता, ये मजाक नहीं चल सकता। इसको ये आप कह रही है ना, वो जो बात कर रहे हैं, तो हिम्मत तो करें ना एक दफ़ा, पर कराए ना ड्यूटी। क्यों चेंज की वजह अभी एक्सटेंड क्यों कर रहे हैं बार बार टैक्सेशन के लॉ को वज़ीरिस्तान में? कराएं ना, लॉ एंड ऑर्डर को छोड़ दें, टैक्स इम्प्लीमेंट करा के दिखाएं ना मुझे, उसके अंदर टैक्स को इम्प्लीमेंट कराएं ना। उनसे बिजली का बिल लेके दिखाएं ना मुझे, उनसे बिजली का बिल लेके दिखाएं ना पहले। जो वो बिजली का बिल नहीं दे रहे उसी कॉस्ट आप बियर कर रही हो, जो बिजली का बिल वो नहीं दे रहे उसी कॉस्ट आप बियर कर रही हो। कैसे चलेगी ये रियासत? ये सारी कहानियां चल रही थी, आप लोग भी हंस रहे थे और आपके ही मजे थे। अमेरिकन पैसे दे रहे थे, अब वो डॉलर बंद हो गए, अब आप सबको तकलीफ हो रही है। हम तो इस दिन का इंतजार कर रहे थे कि ये दिन आए, इनको पता लगे कि ये क्या खेल रहे हैं पाकिस्तान के हर इंस्टीट्यूशन के बादशाह बैठे हुए। मैं एक दिन सरीना से निकल रहा था, वहां पे इफ्तिखार चौधरी को सेमिनार करने आए हुए थे। जब वो गाड़ी से निकले तो मैंने कहा यार, कोई 12 सिक्योरिटी की गाड़ियां थी और अजीब तरह की गाड़ियां थी। मैंने कहा यार, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, यही कोई ट्राइबल लीडर है? और अजीब तरह की चीज़ें थी। और अल्लाह करना ये हुआ कि कोई 2, 4, 15, 20 दिन बाद वो रिटायर हो गए और वो ट्रैवल कर रहे थे जहाज़ में, तो बिज़नेस क्लास में जब कराची में लैंड किया तो वो भी थे और मैं भी था इत्तेफाक से। तो जब वो खड़े हुए तो किसी बंदे ने उनको सलाम करना भी नहीं गवारा किया। इनको खुदा याद नहीं है, इनको कब्र याद नहीं है। जब ये इक़्तिदार में आते हैं ना, ये अपनी कब्रें भूल जाते हैं। इसमें कोई भी हो, मैंने इफ्तिखार चौधरी का जो कॉन्वॉय देखा ना, उसके बाद मैंने कहा यार, इनका कुछ नहीं हो सकता सिवाय ये कि इनको अल्लाह ताला ही सही कर सकते हैं। आपसे सवाल है, जो पाकिस्तानी तालिबान है, ये कौन है? जब ये साइलेंट होते हैं, ये कराची में मस्जिदों में आके बैठ जाते हैं। ये कौन है आपके ख्याल में? बाहर से है? कोई इंडिया ने भेजा है? कोई सिख है? कोई इसराइली है? ये जेन्युइन है, ये जेन्युइन है, जेन्युइन। वो जिहाद कर रहा है,
आपको लग रहा है वो टेररिस्ट है, आपने टेररिस्ट कहा है, वो भी आपने आज कहा है। पहले तो मुनव्वर हसन इनको जिहादी कहते थे ना, ये तो जिहादी थे, पहले आपके बनाए हुए हैं ये सारे तो कल तक आपके लोग थे। हाफिज सईद साहब कौन थे, लखवी साहब कौन थे, ये तो आपके लोग नहीं है, ये कल तक तो आपके लोग थे ना। अब दहशतगर्द क्यों हो गए, वो क्यों हो गए दहशतगर्द? अब पहले कभी कभी यूं करते हो, फिर थोड़ी देर बाद यूं कर देते हो, फिर थोड़ी देर बाद यूं कर देते हो, फिर थोड़ी देर बाद यूं कर देते हो। कौन सा दहशतगर्द? अब्बास टाउन का दहशतगर्द मर गया परसों कराची में पुलिस मुकाबले में, कैसे? ऐसे ही फिर रहा था वो। अब्बास टाउन 2013 में हुआ था। दहशतगर्द कौन है? दहशतगर्दी, मैं तो एग्री कर रहा हूँ दहशतगर्द है वो लोग, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं दहशतगर्द है, बट वो किस खाचे में काम कर रहे हैं ये भी तो सोचो। किसके लिए काम कर रहे हैं? उनको फाइनेंशियल कौन कर रहा है? उनके घर कहाँ हैं, उनके शेल्टर्स कहाँ हैं? है ना पाकिस्तान में या नहीं है? नहीं है, कहाँ पर है? जितने भी अल कायदा के लीडर पकड़े गए, कहाँ पकड़े गए पता है आपको? जमात इस्लामी के लीडरों के घर से। ये सबसे अच्छा तरीका होता है किसी भी बंदे को पॉइजन करने का, कि यार उसे को भाई ये देखो बड़ा अच्छी बात है, बहुत अच्छी तुम्हारी ज़िंदगी है, मगर ये तुम बहुत अच्छे मोमिन इंसान हो, तुम्हें ये अल्लाह ताला ने तुम्हारा इम्तिहान लिया है कि तुम्हें यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, हम तुम्हें ये सब कुछ जन्नत में देंगे। अब जन्नत में तुम्हें लेने के लिए ये करना है। वो सारा बेचारा जन्नत के सारे काम कर रहा है, ठीक है, अच्छा काम करने जा रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है कि फिर वो जन्नत, फिर उसे कहते हैं यार तुम्हें जन्नत डेफिनेट चाहिए ना, बिल्कुल, तो तुम बम मार के उड़ जाओ। आप सोसाइटी को सही करें। सोसाइटी को सही करने के लिए अगर कोई आता है सामने, तो वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे यहूदी हो, अगर इंसाफ करने वाला करेगा तो इंसाफ उसका भी वही करेगा जो आपका करेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है वो निकाल दें, वहाँ से हटा के कहीं और लगा दें, क्योंकि ये जो जगह है ये इंसानों की भलाई के लिए, मुसलमानों की भलाई के लिए नहीं है। इंसानों की भलाई अलग होती है, मुसलमानों की भलाई अलग होती है, ठीक है ना। ये बात आपको, अच्छा ये बुनियादी आपने कहा था ना, जो मैंने आपको कहा था, ये बुनियादी डिफेक्ट है जो हमारे इंसेप्शन में आ गया है पाकिस्तान के। जब तक आप इस डिफेक्ट को नहीं निकालेंगी ना, ये जो मैंने कहा डिफेक्ट नहीं निकालेंगी, ये मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। और इस वजह से जो सोशल इश्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। बेरोज़गारी की हम बात कर लें, उसकी वजह से कितनी नाउमीदी है यंगस्टर्स में। आउट ऑफ स्कूल बच्चा 2.5 करोड़ है, और जो ऑलरेडी स्कूल में है, तो स्कूल का निज़ाम या स्कूल का सिस्टम या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जिस तरह की है वो हम सबको पता है क्या है। पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि 2050 तक डबल हो जाएगी। इन इश्यूज़ पे भी किसी की तवज्जो है कि नहीं है शफर साहब? देखिए मैं आपको फॉर एग्जाम्पल मिसाल देता हूँ, और क्योंकि आप बांट रहे हैं इस सिस्टम का, तो क्या कोई सोचता भी है इन इश्यूज़ की तरफ? पहली बात तो कोई सोचता नहीं। देखिए ये सारे जो इश्यूज आप कह रही हैं, बच्चा तालीम हासिल नहीं कर रहा, पॉपुलेशन बढ़ रही है, ये कौन सही करेगा, इसको कौन टेक ऑन करेगा? ये गवर्नमेंट का काम नहीं होता, ये काम होता है प्लानिंग कमीशन का, ठीक है। पाकिस्तान में पिछले 30-50 साल से प्लानिंग कोई पाकिस्तान का प्लान नहीं है। हर मुल्क का 5 ईयर प्लान होता है, 10 ईयर प्लान होता है, 20 ईयर प्लान होता है। कोई पाकिस्तान का 5 ईयर प्लान है इस वक्त? तो आप बताइए कोई जिंदा रह सकता है जब उसके पास 5 ईयर प्लान नहीं हो? समझे मैं क्या कह रहा हूँ? समझ आया मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि ये आप सारा सिलसिला चला रही हैं, ये सारा आप एडहॉक तरीके से चला रही हैं, और एडहॉक तरीके से कभी कोई चीज़ चल नहीं सकती। ये सारा There's no planning, long term planning नहीं है। आखिरी 5 ईयर प्लान 1970 में ख़त्म हो गया था। किसने ख़त्म किया? भुट्टो साहब ने आके ख़त्म किया। इसलिए ख़त्म किया कि वो सोशलिस्ट प्लान लाना चाहते थे, ठीक है, जो ले आए, कोई बात नहीं, गलत था जो भी था, ठीक है। उसके बाद से कभी प्लानिंग कमीशन बनाई नहीं, कभी चला ही नहीं। इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आप आज वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब, ठीक है, प्लानिंग के मिनिस्टर एहसन इकबाल हैं,
कभी आपने दोनों को साथ बैठे देखा है? कभी साथ बैठे देखा है? कभी आपने एहसन इकबाल और एसार डार को साथ बैठे देखा है? कभी आपने हफीज शेख और असद उमर को साथ बैठे देखा है? इमरान खान के ज़माने वो प्लानिंग के मिनिस्टर थे, ये वज़ीर ख़ज़ाना तो आपने कभी मशवरा दिया कि हमारा कोई प्लान होना चाहिए, कोई एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाए, अगर हम हुकूमत में हैं या नहीं हैं वो कैरी ऑन हो ताकि मुल्क आगे बढ़े ना? आप भी पार्ट थे उसका। मशवरा उसको देना जिसको बात समझ आए। अगर उसका जो कंसंट्रेशन स्पैन जो है 10 मिनट से ज़्यादा का नहीं है तो क्या देंगे? आपके ख्याल में मियाँ नवाज शरीफ का कंसंट्रेशन स्पैन कितना है? डील करें ना, इनका टेस्ट कराए ना साइकोलॉजिकल। आप बताएं इमरान खान का कितना है? आप उनके साथ थे ना। 10 मिनट से ज़्यादा, 15 मिनट से ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। अगर आप मुझसे पूछेंगी ना तो जितने भी प्रेसिडेंट रहे सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन स्पेन मुशर्रफ का था। मैंने बेनज़ीर को भी डील किया है, मैंने नवाज शरीफ को भी डील किया है, मैंने डायरेक्टली थोड़ा इनडायरेक्टली शहबाज शरीफ को भी डील किया है, मैंने इमरान खान को भी डील किया है, शौकत अजीज़ को भी डील किया है। इनकी कंसंट्रेशन स्पेन बहुत कम है और इनके कंसंट्रेशन स्पेन इंटेंशनली कम कर दिए जाते हैं। इस तरह कम कर दिए जाते हैं राबिया कि आप उन्हें कहते हो इमरान खान को कि आप 10:30 बजे ऑफिस आएंगे और 10:12 पे आपकी मीटिंग है राबिया के साथ और 13:15 बजे मीटिंग है आपकी शफर साहब के साथ और 14:45 बजे मीटिंग है आपकी कोयटा में और 4:45 बजे मीटिंग है आपकी कराची में। आप उसको पागल बना देते हो, उसको वैसी समझ नहीं आती कि करना क्या है। वो जब आता है तो उसके पास 15 बंदे दरवाजे के सामने खड़े होते हैं कि सर ये वाली मीटिंग है, अपने कराची जाना है, अपने लाहौर जाना है, ये वाली पार्टी का मसला पड़ गया, सेनेट में ये हो रहा है, असेंबली में ये हो रहा है, जनरल साहब ये कह रहे हैं, अमेरिका ये कह रहा है। वो कहता है यार बावला हो जाता है, शाम को बावला होकर डायरी पे करता है, घर चला जाता है। मैंने जितनी भी ज़िंदगी में मीटिंग की इमरान खान के साथ सीरियस, वो उस वक्त की जब वो अपनी जॉगिंग कर रहे होते थे शाम को 6 बजे। दैट वाज द ओनली टाइम ही कुड कंसंट्रेट। अच्छा मुझे ये बताएं ना, ये एक दफ़ा फिर जो है वो हुकूमत ये राग लाप रही है कि ये आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। मैंने ये अपने छोटे से करियर में 3-4 IMF प्रोग्राम तो देख लिए, आपने तो माशाल्लाह से जो है वो 15-20 देख लिए होंगे। तो आप मुझे बताएं, मुझे तो लगता है मेरे बच्चे भी ज़रूर देखेंगे ये IMF प्रोग्राम। तो क्या कुछ आसरा नज़र आ रहा है ये जो कह रहे हैं आजकल के ये अब बस ये आखिरी IMF प्रोग्राम होगा? अल्लाह ताला ये मेरी बात सही साबित नहीं हो सकता है आखिरी इस सेंस में हो कि इससे पहले हम डिफ़ॉल्ट कर जाएं, इस लिहाज से भी आखिरी हो सकता है। अभी भी चांस है? अभी ज़्यादा चांस है। इवन इफ वी फाइनलाइज IMF प्रोग्राम और नो आखिरी तो ये आ गया, उसके बाद क्या पैसे हैं आपके पास? जो आपके एक्सपोर्ट की पोजीशन चल रही है, जो आपके हालात चल रहे हैं, आपके पास पैसे? आप क्यों गए चाइना? कल आपके ख्याल में चाइना को इन्वेस्टमेंट लेने गए हुए हैं? अपनी शेड्यूलिंग के लिए गए हुए हैं? ये बातें छोटे बेकार की बातें हैं कि आखिरी प्रोग्राम और ये प्रोग्राम, बेकार की बातें नहीं। I don't take them seriously. I don't take these things seriously. आपको लगता है इससे पहले ही कहीं मुल्क जो है वो दिवालिया ना हो जाए? यार देखो मेरी बात सुनो, मैंने एक दफ़ा एक बात कही थी कि श्रीलंका दिवालिया हुआ, बेहतर नहीं हो गया? अगर कोई कड़वा घूंट पीना है तो पी लो एक दफ़ा, होने देने क्या होगा? लोकल करेंसी डिफॉल्ट तो करना ही पड़ेगा ना आपको, करने दें एक दफ़ा, देखिए तो सही। देखिए वही मैं कह रहा हूँ ना कि हमारे लोगों की आदतें ख़राब हो गई हैं। मुझे एक बात बताओ, पाकिस्तान जैसे मुल्क में 1000 2,000 गज के मकान होने चाहिए। लैंड क्रूज़र में जैसे पेट्रोल बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है, होनी चाहिए, जबकि आपको पेट्रोल की डिफिशियंसी है। क्यों आपने लैंड क्रूज़र बनाए हुए हैं? क्यों वीगो लगी हुई है? हर गाड़ी ट्विन कैम क्यों है? क्या दिल्ली में ट्विन कैम है? न्यूयॉर्क में ट्विन कैम है? हांगकॉन्ग में ट्विन कैम है? पेरिस में ट्विन कैम है? ये सोशल इशू है ना, कि सोशल इशू है ना। इसको लोग इसको डिसग्रेस करें, उस आदमी से मिलना पसंद नहीं करें जिसकी काली शीशी गाड़ी हो, उसको सोशल बाइकाट करें, जब मुल्क सही होगा ना। ऐसे थोड़ी सही होगा कि आप उसको एडमायर करना शुरू कर दें, उस हराम खोर को जिसने टैक्स भी नहीं दिया, 2 नंबर आदमी है, और आप उसे एडमायर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? आप बताएं ना मुझे, क्यों कर रहे हैं उसको एडमायर? अच्छा ये
टैक्स की आपने बात की है, आपसे टैक्स के बारे में बात ना हो ये तो हो नहीं सकता। मुझे ये बताएंगे, सूबों से जो टैक्स की बात हो रही है एग्रीकल्चर पे, और IMF ने जो है उन्होंने भी सूबों से बात की है, कुछ इसका कोई पॉजिटिव आउटकम आपको नज़र आ रहा है? मैं अभी सुन रही थी, ये सदर साहब जो हैं उन्होंने ही कह दिया कि ये टैक्स उसी तरह है जिस तरह आमदन पे जो है वो टैक्स होता है। तो जिस तरह से एक बिजनेसमैन अपने अखराजात जो है वो ज़्यादा दिखा के इधर उधर से अपनी आमदन जो है वो कम दिखा देता है, इसी तरह ये भी होगा। तो ये तो ऐसा है जैसे वो मशवरा दे रहे हैं कि टैक्स जो है वो किस तरह से बचाएं। आप खुद सदर साहब आके मशवरा दे रहे हैं कि टैक्स कैसे बचाना है। देखिए, मैं सिर्फ उस पर ये कहना चाहता हूँ कि उनको सीरियस नहीं ले, इस मामला में, इन मामले में सीरियस नहीं लें। किसको? जरदारी साहब को एग्रीकल्चर के टैक्स के मामले में सीरियस नहीं लें। जो कह रहे हैं आप समझे, कह रहे हैं कोई आदमी, कहने दें। वो सीरियस क्यों ले रही हैं आप उनको इन मामला में? ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स आज भी लगा हुआ है, उसकी रिकवरी ज़ीरो आ रही है या बहुत कम आ रही है। तो ये सब्जेक्ट जो है ना, इसको हम कभी मेरे साथ आप प्रोग्राम करें, हम टैक्स के ऊपर अलग प्रोग्राम कर सकते हैं। अच्छा, मुझे बताएं, सैलरीड क्लास को तो आपने वैसे ही मार दिया है, स्लैब चेंज करके उन पे मजीद जो है वो बोझ डाल दिया है। नॉन सैलरीड का रेट भी आपने 45% कर दिया। इसकी लॉजिक क्या है? मैं थोड़ा सा आपसे लॉजिक समझना चाह रही हूँ। आपका ताल्लुक है इससे, टैक्स गुरु जो है वो आपको माना जाता है। जो ऑलरेडी टैक्स दे रहा था वो भी अब जो है वो बचेगा, वो चाहेगा भागेगा इससे। जो नहीं दे रहा था वो भी अब इससे भागेगा। क्या लॉजिक क्या है इसके पीछे? देखिए, लॉजिक ये है कि जो हमारी जो टैक्स कलेक्शन है वो हमने 9,400 से बढ़ाकर 13,000 बिलियन कर दी। बिल्कुल। अब इसकी जो डिफरेंशियल है उसमें दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक, वो कहते हैं, IMF ये कहता है कि आप बताएं कि एक्चुअली जो टैक्स लगा है, जो दे रहे थे उनमें लगाकर आप कितना पूरा करेंगे, और बाकी आप इकोनॉमी की इंक्रीज से पूरा करेंगे। सब मैं तेरी बात समझाऊँ मैं क्या कह रहा हूँ? ये 9,700 है ना, और ये 13,000 है। डिफरेंशियल आप कैसे पूरा करेंगे? तो कुछ को आपको दिखाना पड़ता है कि ये एक्चुअल रिकवरी होगी, और कुछ आप कहते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ या इन्फ्लेशन से आएगा। बिल्कुल। उन्होंने हमारी अगली वाली बात नहीं मानी। मतलब उन्होंने कहा कि ये जो आप कहानी देते ना इन्फ्लेशन से आ जाएगा, तो आप मुझे एक्चुअल दिखाएं। ओके। एक्चुअल दिखाने के लिए इनके पास कोई रास्ता नहीं था सिवाय टैक्स रेट बढ़ाने के, और ये इन्होंने बोंगी मारी है। ठीक है, और जो टैक्स सैलरी का स्लैब बढ़ाया है वो गलत बढ़ाया है, क्योंकि उन लोगों को हाथ डाल दिया है जो ना बहुत हायर है ना बहुत नीचे, दरमियान को, जो कि सबसे बड़ा सेक्टर है, मिडिल क्लास। तो आपको उसको नहीं डालना चाहिए था। ये किसी क्लर्क ने बनाया है और उसकी इकोनॉमिक सेंस नहीं देखी गई। और मुझे ये लगता है कि शायद ये अगले साल सही होगा। ये करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सही करेंगे इसको, ये स्लैब्स को। और ये जो नॉन सैलरीड का 45% है, ये नॉन सैलरी का 45% नहीं सही होगा, वो भी तो रहेगा एक आध साल। तो शबर साहब ये बताएं ना कि सियासी डेडलॉक जो है, जब तक वो ख़त्म नहीं होगा मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा? वो आपको ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। PTI को क्या एडवाइस करेंगे? देखिए, मैं PTI को या इमरान खान को, या उनकी जो क़यादत इस वक्त नज़र आ रही है, जो लीड कर रही है पार्टी को, मैं उनको एडवाइस ये करूँगा कि पहली बात तो ये परसेप्शन लोग ये कहते हैं कि जब तक सियासी टर्माइल ख़त्म नहीं होगा मईशत सही नहीं होगी। अगर आप इस वक्त पाकिस्तान की मजबूत तरीन सियासी पोजीशन भी ले आएँ, तो पाकिस्तान के जो फंडामेंटल मसले हैं उनको अगर आप रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं करेंगे तो पाकिस्तान में मकसद शॉर्टली इस वक्त इकोनॉमिक इश्यूज आर मोर इम्पोर्टेंट एंड मोर रेलिवेंट दैन द पॉलिटिकल इश्यूज। जहाँ तक सियासत का सवाल है, मैंने 2024 के इलेक्शन से पहले एक बात कही थी कि जो भी आदमी 2024 के इलेक्शन के बाद इक़्तिदार में आएगा वो बदकिस्मत तरीन आदमी होगा, और आप शहबाज शरीफ की शक्ल देख के इसका अंदाज़ा कर सकते हैं। ठीक है, इमरान खान पॉलिटिकली वापस आना उनके लिए आज नुकसानदेह होगा, क्योंकि इकनॉमी क्लैप्स की तरफ जा रही है। मुझसे अब अगर आप पूछें तो पाकिस्तान को 10 साल के लिए नेशनल गवर्नमेंट विद द कोलैबोरेशन ऑफ पॉलिटिशियन बनानी पड़ेगी।
तमाम सियासी सरगर्मियाँ क्लोज, तमाम बिलावजह की चिक चिक क्लोज, आर्मी और सिविलियंस बैठकर पाकिस्तान की आवाम की भलाई के लिए काम करें। ये बकवास बंद करें कि ये वाला केस और वो वाला केस और ये वाला केस और वो वाला केस, इसकी हियरिंग, और कभी कोई हाई कोर्ट का जज बैठा हुआ बोल रहा है, कभी कोई बोल रहा है। ये सब बकवास, कौम का टाइम ज़ाया हो रहा है, कौम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, लोग भूखे मर रहे हैं, फ़ौज का अपना रोल है, वो जो भी है, ये सब बेकार की बातें हैं। पॉलिटिशियंस और इस्टेब्लिशमेंट सारे मिलकर अगर इस वक्त पाकिस्तान को नहीं बचाएंगे तो पाकिस्तान तबाही की तरफ चला जाएगा। और एक नेशनल गवर्नमेंट की तरफ जाना चाहिए। नेशनल गवर्नमेंट विद द आर्मी ऑल्सो विद द सपोर्ट। मतलब ये नहीं कि आर्मी बाहर बैठी हो और किसी बंदे को डिसेंट की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। वो ये नहीं कि शाम को बैठ के चीची कर रहा हो। आपका काम ये है कि कराची की सड़क साफ़ होनी चाहिए, आपका काम ये है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी चाहिए, आपका काम ये है कि 2000 के 60 बिलियन की एक्सपोर्ट होनी चाहिए अगले साल। ये सब बकवास कि ये वाली हियरिंग में ये हो गया और ये वाली हियरिंग में ये हो गया और इस वाली हियरिंग में ये हो गया और इस वाली हियरिंग में ये हो गया, ये सब बकवास। वैसे आपको लग रहा है शहबाज शरीफ साहब 5 साल हुकूमत पूरी करेंगे? शहबाज शरीफ साहब की क्या हैसियत है बेचारे की? चलें, ये हुकूमत करेगी पूरे 5 साल या उनके नहीं? पास एक पावर है, वो पावर ये है कि अगर वो गवर्नमेंट में रहे तो जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट लेटर आएगा तो उस पर साइन करेंगे। वो हो सकता है भी साइन उन्होंने पहले ही कर दिया हो। पहले ही कर दिया? क्या भरोसा? ये भी हो सकता है। नहीं, क्यों हमारे यहाँ नहीं होती? हमारे वो हम शेयर ट्रांसफर नहीं होता, वो ब्लैंक तो आपको पता नहीं ये पावर सबसे बड़ी पावर है हमारे मुल्क में? नहीं तो साइन करना ब्लैंक कि कौन होगा? नहीं होती ब्लैंक ट्रांसफर। तुमने देखी कभी? जानती हो ब्लैंक ट्रांसफर क्या होती है? क्या होती है? ब्लैंक ट्रांसफर डीड ये होती है कि शेयर ट्रांसफर की डीड होती है ना, कि मैंने आपको शेयर ट्रांसफर करना है तो मैं ट्रांसफर डीड साइन कर देता हूँ। बाद में वो शेयर का नंबर भर लेते हैं, अलाउड है वो लीगली, कोई इतना तो हो सकता है शहबाज शरीफ साहब ने पहले ही साइन कर दी। वो हमें क्या पता, बाद में नाम जो है वो क्या बाद में हो जाएगा वो भी सकता है। नहीं खैर वो फाइल बनती है, खैर जो लाइटर नोट पर है। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ, नहीं वो बेचारे देखिए तो पूरे करेंगे 5 साल? क्या देख रहे हैं आप? बदकिस्मत होंगे पूरे करेंगे तो बदकिस्मत होंगे अगर पूरे करेंगे तो। सही है शबर साहब, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम, बहुत शुक्रिया।